ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। तरफ आपने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान आकर्षण कराया सभी का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्र में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और हम सभी लोग जीवन विद्या एक परिचय इस पुस्तक पर अंकित भैया से प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। तो इस दूसरी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंकित भैया को आज के सत्र में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। अंकित भैया। जी धन्यवाद दीदी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ जी जी भैया, आ रही है। जी, सभी को नमस्कार। इस प्रस्तुति के लिए भी धन्यवाद। काफी अच्छी प्रस्तुति थी, जो जिसमें इतिहास के भी कई सारे बिंदु थे। कई सारी जो प्राचीन सभ्यताएं कैसे वो नदी आधारित थी, बहुत अच्छे से है। आजकल तो बहुत लोग नदी को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर मानव खुद ही इतना अतृप्त है कि किसी को देख ही नहीं पा रहा है ना पड़ोसी को देख पा रहा है, ना प्रकृति को देख पा रहे हैं। तो इससे हमारे अंदर एक सूचना तो जागती है कि चीजों को देखना है हमको। और अगर ये छोटे बच्चों के साथ भी होता है, तो उसका फायदा ये है कि उनमें पहले से ये मुद्दे जाग जाते हैं। जी, और आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। सभी को पुनः नमस्कार, और बाबूजी को और माता जी की तरफ की ओर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जीवन विद्या एक परिचय के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। वही कुछ सार रूप में कुछ बातें मैंने रखी हैं, और आज भी उसको रखता हूँ। इसके एंड में यदि किसी का कोई और जिज्ञासा होगी तो उसको रख सकते हैं। अभी जैसे अभी हमने ये वाला भी जो देखा, अभी जो नदियों के ऊपर जो वीडियो चल रहा है, तो एक चीज दिखती है कि अ, जैसे ये अभी वीडियो चलाने का औचित्य क्या है। ये हम वीडियो चला रहे हैं, हम ना नदी के पास खड़े हैं, ना हम प्राचीन सभ्यताओं को देख रहे हैं, ना हम कभी इजिप्ट मेसोपोटामिया ना चाइना गए हैं या जाएंगे। हो सकता है जाएंगे, पर अभी तो नहीं गए होंगे। फिर भी ये इन सब के बारे में एक वीडियो देख के क्या क्या संभावना है कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होगा। तो देखते हैं कि जो वीडियो भी देख रहे हैं हम लोग, ये सबसे ज्यादा हमारी जीवन की विचार वाले पक्ष को ये संबोधित कर रहा है। जैसे हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर मान्यता है, उसको ये संबोधित कर रहा है। और इसमें हम ये विश्वास भी बन रहा है, और इसमें हमको संभावना भी लग रही है कि किसी के विचार आयाम को अगर संबोधित करते हैं, तो उसमें फिर परिवर्तन की संभावना बनती है। तो इसी में हम लोगों को ये भी, जो वीडियो चलाने का सुबह नदी के बारे में जो प्रक्रिया चली, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये है शिक्षा।
शिक्षा का मूल मतलब देखेंगे, जो जीवन विद्या में भी है, बाकी जगह लोग कहते भी हैं कि शिक्षा का मतलब है कि मानव के अंदर जो सोच विचार है वो मानने से जानने की ओर चल जाए। शिक्षा का ये मतलब है कि जो हमारे अंतर संबंध हैं स्वयं के साथ, प्रकृति के साथ, समाज के साथ, परिवारों के साथ, इसके बारे में हमें स्पष्टता हो जाए। भाई बहुत सारी चीजें हमने मानी हुई हैं या बहुत सारी चीजों के साथ हमको अपना संबंध दिखता नहीं। एक मिनट, एक मैसेज आया है। दिखे रहेगी, कैमरा ऑन कर सकते हैं? ठीक है दीदी, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। बीच में शायद अगर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा तो फिर उसको उस अनुसार कर लेंगे। जी। जी ठीक दीदी। इसको यदि ठीक है। ठीक है। ठीक है, वीडियो आ रहा है दीदी। बीच में अगर ये थोड़ा सा इंटरनेट अगर हिलता है तो मैं उसको तो वीडियो को ऑफ कर दूँ। जी जी। जी भैया। ठीक है दीदी, वो अगर आप चाह रहे हैं तो मेरे उसको पिन कर देंगे तो फिर वो वीडियो फुल स्क्रीन आ जाएगा सबके लिए। जी। तो इसको देख सकते हैं कि शिक्षा एक काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। और हमारा बहुत सारा विश्वास शिक्षा पर ही है, इसलिए जब भी कुछ गलत होता है या कुछ ठीक नहीं होता तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति की अगर विचार वाले पक्ष को हमें बात कर लें तो शायद फिर उसमें एक परिवर्तन आएगा। तो अभी जब हम नदी के पास खड़े नहीं हैं, हम कभी इजिप्ट, चाइना और इराक गए नहीं हैं, फिर भी इतनी दूर से हम बैठे हुए सिर्फ अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे, सुबह फोन पे बैठे हुए, हम लोग में ये कैसी अपेक्षा बन रही है कि यही सत्र से लोगों के अंदर मानसिकता में परिवर्तन आएगा। ये इसी बात से आ रही है कि मानव शरीर से नहीं चलता है, मानव जीवन से चलता है। और मानव का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स व्यवहार कार्य का, कि वो कैसे व्यवहार करेगा, वो उसका विचार है। तो विचार में अगर कुछ बात स्पष्टता से जाती है तो उससे फिर व्यवहार कार्य में परिवर्तन आता है। तो अभी एक उदाहरण के रूप में शुरू करूंगा कि बाबा जी भी बार बार इसलिए दर्शन के आधार पर जो समाज में हम व्यवस्था चाहते हैं, उसका जो माध्यम है, उसका जो तरीका है, बाबा जी ने उसको शिक्षा के माध्यम से रखा है। पर शिक्षा तो ऑलरेडी चल रही है, शिक्षा तो ऑलरेडी हम सब शिक्षित हैं। एक रूप में हम सब स्कूल जा चुके हैं, कॉलेज जा चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। हम लोग अक्षर हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ये सब सीख चुके हैं। हम लोग थोड़ा मैथ्स, थोड़ा गणित, थोड़ा फिजिक्स सीख चुके हैं। पर ये शिक्षा का एक पार्ट हुआ। शिक्षा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो है मानसिकता का। तो शिक्षा का एक पार्ट है स्किल्स, एक पार्ट है अक्षर ज्ञान, इसको हम लोग कर चुके हैं। और भारत में एक लेवल पर कई जगह पे आ चुका है। पर फिर भी क्या भाग रह गया जिसके कारण हमको जीवन विद्या शिविर करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमको नदियों के बारे में समझना पड़ रहा है। ये जो रह गया है ये है पार्ट, जो है कि हमारा संबंध किसी के साथ भी क्या है, क्यों है, कैसे है। हमारा संबंध स्वयं के साथ क्या है, क्यों है, कैसे है। हमारा संबंध प्रकृति के साथ, हमारा संबंध परिवारजन के साथ, समाज के साथ, बाकी तीनों अवस्थाओं के साथ क्या है, क्यों है, कैसे है। ये भी स्पष्टता शिक्षा का एक भाग है। और ये यदि स्पष्ट रहता है तो फिर जीने में आता है, ये स्पष्ट नहीं रहता तो शायद जीने में नहीं है। तो जैसे एक बार दिल्ली में हम लोग, यमुना काफी दिल्ली में खराब है, तो हम लोग यमुना पे काम करने के लिए, और यमुना दिल्ली में काली है, जैसे मैंने बताया कि वो क्लास ई है। ई का मतलब, और 15 साल पहले क्लास ई का मतलब है कि जानवरों के नहलाने योग्य भी वो नहीं है। और अभी भी नदी का स्तर काफी खराब है। वो यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान कई दशकों से चल रहे हैं कि नदियां साफ हो जाए, पर इतनी हुई नहीं। तो हम लोग कई स्कूल के बच्चों को नदी के पास ले जाते थे, और एक विचित्र घटना हुई कि पहले नदी शहर का भाग था, नगर के गांव के भाग थे। अब क्या हो गया है कि शहर से जो रहने वाले आवास है वो बहुत दूर हो गए नदी से, शहर के लोग। तो शहर के लोगों का नदी में जाना बंद हो गया है। और नदी हमारा डस्टबिन बन गया है। तो सारा टॉयलेट का पानी, कचरा सब नदी नालों में जाके मिलता है। और हम लोग गाड़ियों से नदी के ब्रिज के ऊपर से निकल जाते हैं। तो जब किसी के साथ ना मानसिकता में बात आई है कि ये कितनी आवश्यक है नदी, ना उसके साथ हमारा डेली बनना हो रहा है। जैसे यदि मैं नदी के साथ मेरा घर होता तो रोज गुजरते हुए देखता उसको, मेरे को बास आती तो लगता कि ये नदी के साथ व्यवहार ठीक से नहीं हो रहा है। पर ना नदी के पास है, ना मानसिकता में उसके साथ कुछ संबंध की बात की गई है, ना कुछ अंतर संबंध हमारे पास बचता है। तो हम लोग दिल्ली में कुछ स्कूल के बच्चों को लेके यमुना नदी ले गए।
और उनको दिखाने के लिए कि देखिए ये नदी जो है ये हमारी शहर का ही भाग है, पर इसकी हालत कितनी खराब है। तो स्कूल के बच्चे काफी एक समृद्ध परिवारों के स्कूल के बच्चे थे, जिनके पास तमाम कंप्यूटर और इंटरनेट की सूचनाएं सारी थी। जैसे ही वो तट पे आए, वो काली नदी को उन्होंने देखा। उनको लगा ये नदी कितनी खराब है, तो उनसे पूछा कि नदी कैसी है, बोला बहुत खराब है। कितनी प्रदूषित है, तो कह रहे बहुत प्रदूषित है। अगला सवाल पूछा, किसने इसको प्रदूषित किया। सबसे पहले उनका जो जवाब आया कि नदी किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, ये लोग जो है इन्होंने नदी को प्रदूषित किया। तो ऐसा, और ये होंगे कुछ 500 600 1000 लोग रहते होंगे नदी किनारे, पर दिल्ली की जो वो नदी है उसका जो कालापन है वो तो बहुत ज्यादा है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनको लगा कि जो नदी किनारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो जाके शायद प्लास्टिक की एक झिल्ली डाल रहे हैं, उसी नदी में नहा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोगों ने नदी को गंदा किया है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि पहला चीज जो हम निष्कर्ष रूप में लेते हैं वो होता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, पर समझ जो है वो आंखों के ज्यादा है, और ये विचार में ये घटता है। तो उन्होंने उनको सबसे पहले देखा कि नदी गंदी है और कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, तो जो लोग नदी के साथ रह रहे हैं वो गंदा कर रहे होंगे। और जो ये 1000 1500 2000 लोग नदी किनारे रहते होंगे दिल्ली में, अब तो उनको भी हटा दिया गया, वो शायद 0.01% नदी को प्रदूषित कर रहे होंगे। जितना प्रदूषण दिल्ली में नदियों में होता है, यमुना में होता है, उसका बहुत ही छोटा सा भाग कर रहे होंगे। पर क्योंकि वो करते हुए दिख रहे हैं छोटा सा, हमने ये आरोप लगा दिया कि इन्होंने किया है। तो उनको ये पूछा कि सुबह आप लोग नहाए, बोले अच्छे से नहाए। बोले साबुन से नहाए, बोलते बहुत अच्छे साबुन से नहाए। कपड़े धुले, हाँ धुले, डिटर्जेंट में धुले, एरियल में धुले, सर्फ में धुले। उन सब का पानी कहाँ गया? जो सारा का सारा केमिकल पानी है, वो साबुन में जो तेज केमिकल है उसको लेके कहाँ गया? जो इंडस्ट्री में हमारे लिए बिजली बन रही है, सामान बन रहे हैं, चीजें बन रही है, मोबाइल बन रहा है, उन सब चीजों में से जो निकला इंडस्ट्री से, वो कहाँ गया? वो सारा हमारे टॉयलेट का पानी, उन्होंने कहा टॉयलेट से चला गया नाली में। नाली से कहाँ गया? वो तो सामने कोई नाला होगा सीवेज का, उसमें गया है। दिल्ली में 17 नाले शहर से निकल के नदी में आते हैं, और जब वो आते हैं तो पहला नाला दिल्ली के ब्रिज, यमुना का जो ब्रिज है वजीराबाद पुल, उसके साथ साथ वो नाला शुरू हो जाता है। अब पुल के इस तरफ हरियाणा है, पुल के इस तरफ दिल्ली है। हरियाणा में फिर भी जानवर उस नदी में जाके नहा सकते हैं, मानव सोच सकता है जाने के लिए। जैसे दिल्ली का यमुना शुरू हो जाती है, वो इतनी प्रदूषित हो जाती है कि अगले 250 किलोमीटर तक वो नदी साफ नहीं होती। लगभग आगरा तक भी नदी थोड़ी बहुत साफ होती है, फिर प्रयाग में जाके शायद नदी वो हो जाती है। मेरी आवाज कम है? हेलो? अच्छा। नमस्ते भैया, थोड़ी सी और आवाज आती तो अच्छा रहता। अच्छा, मेरे साथ तो पूरा स्पीकर साथ में नहीं ही है। नहीं भैया, आवाज बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने माइक तो बिल्कुल मुंह के साथ रखा है। मैं नहीं, थोड़ा जोर बढ़िया से, है। जी मैं जोर से बोल सकता हूँ, एक बार वॉल्यूम बढ़ा के भी देखिए। जी अब ठीक है आवाज? जी ठीक है भैया। ठीक है। तो वो नदी इतनी प्रदूषित हो रही है कि 250 किलोमीटर तक वो साफ नहीं हो पा रही। तो बच्चों से पूछा कि जो आप सुबह जो नहा रहे हैं, आप जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, घर की सफाई हो रही है, इंडस्ट्री का आ रहा है, ये सब पानी कहाँ है? पूछ पूछ के फिर उनको ये लगा कि एक्चुअली जो हम लोग रोज जो नहाते हैं, रोज टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, रोज इंडस्ट्री के लिए में जो हमारे लिए सामान बन रहा है, वो सब का सब भी आके इस नदी में आता है। पर और जब उनको ये लगा कि उनके कारण भी ये नदी में प्रदूषण होता है, तब वो लोग थोड़ा हिट हुए। नहीं तो उसके कारण सारा दोष पास में था, जो सामने दिख रहा था। तो शिक्षा का ये मतलब है कि जो आंखों से दिखता है उससे ज्यादा समझ है। जो अंतर संबंध और मानव के साथ ये संभव है क्योंकि जीवन है, कि जो आंख से दिखता है उससे ज्यादा एक जो अंतर संबंध इंटरकनेक्शन है विचार में, वो बनाया जा सकता है। तो जो मैं अपनी जिंदगी में घर में जी रहा हूँ, जो मैं कचरा फेंकता हूँ, जो मैं अपना पानी यूज करता हूँ, जैसा भी करता हूँ, वो ये सामने जो नदी दिख रही है उससे भी ये जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शन को कह रहे हैं कि ये है स्पष्टता, ये समझ, इन अंतर संबंधों को देख पाना जो आंखों से अधिक है। ये भी शिक्षा में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मानव सिर्फ शरीरगत जीता है तो जो उसको आंखों से दिखता है उसको ही मानता है, पर समझ इससे ज्यादा बड़ी है।
और शिक्षा में ये बात आता है, व्यक्ति का किसी के साथ संबंध दिखता है तो अपने वो कार्य व्यवहार के बारे में वो सोच सकता है। और जीवन जो है वो चैतन्य इकाई है। मैंने बहुत पहले चैतन्यता या कॉन्शियसनेस की परिभाषा पढ़ी थी। चैतन्यता या कॉन्शियसनेस का ये मतलब है कि जो स्वयं को देख सकता है। जैसे ये पेन है, ये स्वयं को नहीं देख सकता है, पुस्तक है स्वयं को नहीं देख सकता, ये इनमें चैतन्यता है नहीं, ये जड़ चीजें हैं। पर जीवन में या मानव में एक संभावना है कि वो स्वयं को देख सकता है। उस और स्वयं को देखने से व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। उसमें एक मनन की प्रक्रिया का वो अधिकारी है, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन करते हैं कहते हैं। और क्योंकि मनन संभव है, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार को देख सकता है, इस संभावना के चलते वो अपने कार्य व्यवहार को देखकर उसका आंकलन कर सकता है। और उसमें जो कम ज्यादा है उसको वो पहचान कर अपनी उसको समझ को ठीक करके अपने कार्य व्यवहार को और ठीक कर सकता है। हम जब भी अपने कार्य और व्यवहार को देखेंगे तो कार्य व्यवहार के पीछे हमारी मानसिकता और दृष्टि को भी देखेंगे। तो फिर हमको ये भी दिखेगा कि हमारे कार्य पे काम करने की आवश्यकता है, हमारे व्यवहार पे काम करने की आवश्यकता है, या हमारी मानसिकता या सोच पे काम करने की आवश्यकता है। तो मनन या रिफ्लेक्शन की संभावना चैतन्य इकाई होने के अधिकार से, जो हम जिस अधिकार से संपन्न है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो विकास अगर किसी में होगा या मानव जाति में होगा तो हमारी जीवन में मनन की प्रक्रिया या अपने अंदर को देखने की प्रक्रिया से होगा। अभी हम बहुत ही शरीर मूलक या बहुत ही बाहरी दुनिया की तरफ हमारा ध्यान है। हम तुरंत ये मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ने चीजें खराब की है, सामने वाला दोषी है इस चीज का। पर जैसे ही हम जीवन मूलक जीते हैं, शरीर से हमारा ध्यान जीवन में आता है, तो सबसे पहले एक घटना घटती है कि हम ये देखते हैं कि जो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हम भी भागीदार हैं। और किसी व्यक्ति के कार्य व्यवहार को देखें तो वो उसका पूरा आंकलन नहीं है, किस दृष्टि से वो कार्य व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे उसकी मानसिकता क्या है, इसको देखते हैं। तो फिर दिखता है कि मूल में जितनी मानसिकता है, विचार में व्यक्ति में परिवर्तन आता है, उतने उसके कार्य व्यवहार में आता है। इसी दौरान एक और उदाहरण शिक्षा के रूप में देता हूँ, जिसी में बाबा जी ने ये पूरा जो अभी जो आगे लिखा भी है और जीवन क्रिया की बात भी की है, कि एक बहुत बड़ी चीज है शिक्षा, जिसमें है कि जानना और मानना। तो चार क्रियाएं हैं जिसको हम देख सकते हैं, जो अस्तित्व में हमको दिखती हैं। जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। जानना का मतलब है चीजों को समझना, चीजें जैसी हैं उनको देखना। मानना का मतलब है जैसे हमने उनको समझा है या देखा है, उनके बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल के उनके साथ जीने की एक चाहना होना। जानना मानना सिर्फ चैतन्य इकाई में होती है। जानना सिर्फ सही का होता है, मानना सही का भी होता है और गलत का भी होता है, हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं मानने से। हर छोटा बच्चा जो है उसमें पहली प्रक्रिया जो है वो मान्यता की होती है। वो माता पिता को श्रेष्ठ मानता है, वो मानता है कि आसपास के लोग उसके अच्छे हैं और जो उसको बता रहे हैं वो ठीक है। और फिर आगे जाके वो देखता है कि अगर ये मान्यता जो मैंने सोची है जीवन में सुख की तरफ ले जा रही है, तो ये मान्यता सही है। ये सुख की तरफ नहीं ले जा रही तो उसको लगता है ये मान्यता गलत है। तो छोटे बच्चे को बताया कि बेटा दूसरों की मदद करना अच्छी चीज होती है, ये उसको मान्यता में मिलती है। पर अगर उसको दिखता है कि दूसरों की मदद करके मैं सुखी हो रहा हूँ, तो ये मान्यता जानने में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जीने में भी उसको सुख मिल रहा है। पर अगर लग रहा है दूसरों की मदद करके मैं दुखी हो रहा हूँ, है ना, अव्यवस्था है आजकल समाज में, अमानवीयता है, तो उसमें एक अलग तरह की मान्यता बन जाती है कि आजकल ये काम नहीं करेगा। तो हमको जो करना है वो हमको मानने से जानने तक बच्चों को ले जाना है, अपने आप को ले जाना है। पहले अपने आप को ले जाएंगे, फिर बच्चों को ले जाएंगे। मान्यता में चीजें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जानने में वे हम स्पष्ट होते हैं। और दो और क्रियाएं हैं, पहचानना और निर्वाह करना। पहचानना, निर्वाह करना प्रकृति की हर इकाई करती है ना। नदी पत्थर को पहचानती है, उसके ऊपर से निकलती है। नदी ढाल को पहचानती है और उसके अनुसार निर्वाह होता है। नदी बादल को पहचानती है, धरती को पहचानती है, मिट्टी को पहचानती है। और इसी तरीके से मिट्टी पानी को पहचानता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पहचानता है, उसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये सब देख सकते हैं कि पहचानना, निर्वाह करना प्रकृति में चल ही रहा है। जीवन में ये संभावना है जानने और मानने की। और जानने मानने क्रिया को जितना हम देखते हैं और जितना मानने से जानने की तरफ बढ़ते हैं, तब मानव में सही कार्य व्यवहार, सही आचरण की संभावना बनती है। तो सबसे पहले शिक्षा की महत्व को पहचानना, और शिक्षा में समाज में व्यवस्था होने के लिए सही कंटेंट या सही वस्तु होना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
तो दिल्ली में एक और घटना हुई जब मैं बहुत छोटा था। तो दिवाली में बहुत सारे पटाखे चलते थे और पटाखों से प्रदूषण होता था। और ये शायद 90 के दशक की बात है, 92, 93, 94 के आसपास की। तब एक प्रक्रिया शुरू हुई जब कई लोग दिल्ली के स्कूलों में जाके, और कई लोगों ने सोचा कि प्रदूषण कम कैसे करें दिवाली का। तो देखा कि सबसे ज्यादा दिवाली में जो मजा आता है वो बच्चों को आता है, सबसे ज्यादा पटाखे वो खरीदते हैं। मेरे पिता और ज्यादातर माता पिता दुखी रहते दिवाली के दिन। मेरे पिताजी तो बोलते थे कि नोट लो, उसको जला दो और दिवाली के पटाखे फोड़ दो एक बराबर। दोनों के दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो कई लोगों को लगा कि जो प्रदूषण दिल्ली में दिवाली में हो रहा है इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो उनको लगा ऐसे करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। तो कई वर्ष जब मैं दिल्ली में स्कूल में था, मैं शायद 7वीं या 8वीं में था, तब दिल्ली में कई सारे स्कूलों में दोस्त भी बताते थे और स्कूल के दिवाली में जो प्रदूषण होता है पटाखों के द्वारा, उसके बारे में मानसिकता में कुछ शिफ्ट लाने के लिए या उसके लिए लोगों को अवेयर या अवगत कराने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप हुए। कई लोग हमारे स्कूल में भी आए, हमने भी सुना। और दिल्ली में 2-3 साल ये बहुत अच्छे से वर्कशॉप चले। 2-3 साल जब ये बात चली कि कैसे पटाखों की बनने की प्रक्रिया में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। दूसरा, हम जब पटाखे जलाते हैं तो पर्यावरण के लिए भी खराब है, जानवरों के लिए भी खराब है, प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था के लिए भी खराब है, मानव के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। 2-3-4 साल के क्रम करते 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 दिल्ली में देखा कि एक लेवल पे प्रदूषण दिवाली के दौरान कम हो गया, क्योंकि पटाखे कम जलना शुरू हुए। मैं खुद बचपन में देखा था इसको। और जो कुछ भैया दीदी दिल्ली के होंगे शायद उनको, उन्होंने भी इसको देखा होगा। और वो कार्यक्रम चला, कुछ साल पटाखे कम हुए, क्योंकि मानसिकता में बात है। क्योंकि जो मेरा कार्य व्यवहार कर रहा हूँ उसका जो दुष्परिणाम है वो मेरी मानसिकता में मुझे समझ आता है। जो मेरा संबंध प्रकृति के साथ है, समाज के साथ है, उसको मैं देखता हूँ। उसके आधार पर मैं मूल्यांकन करता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि ये काम ठीक नहीं है, तो मैं अपने विचार में परिवर्तन लाता हूँ और फिर मेरे कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाता हूँ। कुछ साल में दिल्ली में फिर थोड़ा लगा कि पटाखे कम जले। और जैसे ये प्रोग्राम को शायद लगा कि सफल हो गया होगा, पटाखे कम हो गए, तो प्रोग्राम रुक भी गया। मुझे याद है फिर एक साल वो लोग नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, क्या कारण है, मुझे याद नहीं। पर उसके फिर कुछ साल बाद पटाखे फिर बढ़ गए। तो ये दिखता है कि मानसिकता और कार्य व्यवहार, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। और बाबा जी जो बार बार कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चीज हमको पहचानना है, वो है शिक्षा को। और शिक्षा को जितना हम ठीक से पहचानते हैं, शिक्षा को हम जितना ठीक से देख पाते हैं, उसकी वस्तु क्या होनी चाहिए, तो जो हम समाज में जो हम चाह रहे हैं, जो कमियां रह गई या जो समाज में जो व्यवस्था चाह रहे हैं वो पूरी होगी। तो तो जो पूरा, इसलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा को यहाँ जोर दिया गया कि मूल शिक्षा जो है वो चेतना का विकास है। और हर स्तर पे अगर हम मूल्यों को पहचान पाते हैं कि स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति, ये चारों हमारे रहने के जो आयाम हैं, इन हर जगह पे मूल्य है। और मूल्य का आशय है कि हर जगह पे जो तालमेल है, जो व्यवस्था है, उसको पूरा कर लेना, वहां पे एक मूल्य है। तो मेरे कुछ मूल्य स्वयं के साथ है। जब स्वयं के इन मूल्यों को पूरा करता हूँ तो जीवन में एक व्यवस्था की स्थिति बनती है। कुछ मूल्य मेरे संबंधों में है, संबंधों में मूल्यों को पूरा करता हूँ तो संबंधों में एक तालमेल की स्थिति आती है, एक विश्वास सम्मान की स्थिति आती है। उसी तरीके से मानव के रूप में कुछ मूल्य है, समाज और प्रकृति के साथ कुछ मूल्य है। तो यदि हम इन मूल्यों को समझते हैं, इनको हम स्पष्टता से देख पाते हैं और इनको पूरा करते हैं, तो एक व्यवस्था की स्थिति बनती है। तो शिक्षा का कंटेंट बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हम जैसे लोग अपने अभिभावक के रूप में और शिक्षकों के रूप में इस कंटेंट को स्वयं समझें और फिर इसको अपनी घरों में या फिर विद्यालयों में उसको लेके आए। जो कल जो हमने बात की थी उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो समझ की कल हमने बात करी। और ये 4 क्रिया, जानना, माना, पहचाना, निर्वाह करने से हुआ। और ये देख सकते हैं कि जानने से व्यक्ति में बहुत तृप्ति होती है। मानव में तृप्ति जानने से होती है। जानने का मतलब है कि प्रयोजन को पहचानना, कि क्या है, क्यों है, कैसा है, इसको पहचानना। अम, किसी भी चीज की व्यवस्था और उसका मेरे साथ क्या संबंध है, इसको पहचानना, ये हुआ जानना। तो बाबा जी ने कहा कि जानने को जब हम समझते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जानने की प्रक्रिया घटती कैसी। तो जीवन में जानने की प्रक्रिया घटती है जीवन क्रियाओं के माध्यम से। इसलिए हमको स्वयं को समझना आवश्यक होता है और जीवन क्रिया को समझना आवश्यक होता है। तो जीवन क्रिया को हम देखेंगे तो हम अभी आगे की पृष्ठों में आपने देखा होगा कि 5 भाग में जीवन को देखते हैं। उसका एक भाग है मन, एक भाग है वृत्ति, एक भाग है चित्त, एक भाग भाग है बुद्धि, एक भाग है आत्मा।
तो मैं कुछ इन क्रियाओं को भी थोड़ा स्पष्ट यहाँ पे करता हूँ कि ये क्रियाएं क्या है। आप लोगों ने ऑलरेडी इसमें देखा होगा कि चैतन्य निकाय या जीवन क्रिया क्या है। तो मेरे को लगता है कि पहले बाबा जी ने एक बहुत अच्छा एक लाइन दिया है कि अस्तित्व में किसी भी चीज को समझना है तो वो क्रिया रूप में है, वो एक्टिविटी रूप में है। उसकी एक्टिविटी देखेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे। तो जीवन को भी समझते हैं, जैसे हम पेट को समझते हैं, अपने पैर को समझते हैं, अपने नाखून को समझते हैं, हम आगे क्रिया को समझते हैं। क्रिया को समझते हैं, फिर हम वो हो पाता है। जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, ये है क्या मूल में हम देख सकते हैं कि ये जीवन के अलग अलग भाग या अंग हैं, पर इनमें एक क्रिया घट रही है। तो अंग का नाम और क्रिया, ये दोनों को पहचानना है। जैसे नाक एक अंग है, और नाक का जो क्रिया है वो है सूंघना। शरीर का जो जो भाग जहाँ पे मैं चीजों को चखता हूँ, है ना, उसको कहते हैं जीभ या जबान, या उसका मैं स्वाद लेता हूँ। ये तो अंग का नाम है जीभा, और क्रिया का नाम है चखना या स्वाद लेना। एक अंग है जिससे मैं देखता हूँ, आंख है जो उस अंग का नाम है, और आंख में जो क्रिया घट रही है देखना। उसी तरीके से कान है जो अंग है, और कान में जो क्रिया घट रही है वो है सुनना। इसी प्रकार से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जीवन के 5 अंग हैं, 5 भाग हैं, और उनमें कुछ क्रियाएं घट रही है। तो इन क्रिया को हम अपने पहचानेंगे और फिर देखेंगे उनका नाम क्या है। तो ये जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है ना। हम परमाणु के स्वरूप को देख चुके हैं कि परमाणु में एक मध्यांश रहता है, उसमें बाहर परिवेश रहते हैं, परिवेश में अलग अलग अंग रहते हैं। बाबू जी ने देखा कि अस्तित्व में कई सारे उनको परमाणु कतार में दिखे जो गठनशील परमाणु है, और उसमें से एक दिखा एक तृप्त परमाणु जिसे का गठनपूर्ण परमाणु। बाकी सारे परमाणुओं में भौतिक रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, पर इस एक तृप्त परमाणु में भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं चल रही है। इसकी सारी भौतिक रासायनिक क्रिया परिवर्तित हो चुकी है जीवन क्रिया के रूप में। अब इसमें और ये जीवन क्रिया निरंतर चल रही है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर सोचने की चाहना, इच्छा की चाहना, ये निरंतर है। हम जब सो रहे होते हैं तब भी चल रही होती है, जाग रहे होते हैं तब भी चल रही होती है, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तब भी हमारे अंदर जीवन क्रिया चल रही है, और ये बहुत वैरायटी की चल रही है। तो इनमें सबसे बाहरी जो इसका परिवेश है वो है मन, जो शरीर के सबसे पास है। और इसलिए शरीर अप डाउन होता है तो मन अप डाउन होता है, क्योंकि मन शरीर के इतना पास है। आप देखेंगे जब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है तो हमारा मनोबल उस वक्त कम हो जाता है ना। शरीर में कुछ संवेदनाएं, कुछ सुख नहीं मिला तो मन थोड़ा खराब हो जाता है। अचानक हम बोलते हैं ना हमारा मूड ऑफ है, तो मूड भी मन में होता है। अचानक किसी का मूड ऑफ है, उसको कुछ खिला दिया या चाय पिला दिया, कुछ अच्छा दिखा दिया, तो उसका मन थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो मन शरीर के सबसे बाहर है, सबसे पास है। इस कारण मन सबसे ज्यादा शरीर से प्रभावित भी होता है। पर जीवन में जो भी निर्णय है, जीवन में जो भी विचार है, जीवन में जो भी निर्णय जीवन ने लिया, वो मन के द्वारा ही शरीर के साथ वो व्यक्त होता है। तो जो शरीर में जो कम्युनिकेशन है जीवन और शरीर का, वो ब्रेन के माध्यम से होता है, और मन और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन चलता है। जो भी विचार में, इच्छा में है, वो मन को कम्युनिकेट होता है, मन ब्रेन को कम्युनिकेट करता है, और ब्रेन फिर उसको आगे कराता है। जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, और मैं जो हाथ हिला रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ, जिन शब्दों से बोल रहा हूँ, जिन भाव से बोल रहा हूँ, ये 4.5 क्रिया में कल्पनाशीलता में तय हुआ कि इसको बोलना है। और मन के द्वारा ही ब्रेन को कम्युनिकेट होता है, और फिर जो हाथ हिलाने की आदत है, जिस प्रकार से बोलने की आदत है, या आवाज को इस्तेमाल करने की आदत है, ये शरीर द्वारा एक अभ्यास है, ये उसके साथ व्यक्त होता है। पर मन में कुछ क्रियाएं घट रही होती है, मन में 2 क्रियाएं घट रही होती है। मन हमेशा, मन में एक रहता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, और इसलिए मन बार बार सुख को ढूंढने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं आशा। हम मन में क्रिया है, मन में जो चाहना है वो हमेशा है कि वो सुखी होना चाहता है, और सुख की आशा निरंतर रहती है। इसलिए हम निरंतर कोई ना कोई हम लोग कार्य करते रहते हैं जिसमें हम सुखी होना चाहते हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो आपका ध्यान यहाँ पर है। अगर यहाँ आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। हमारा ध्यान घर पे चला जाएगा, या कल क्या होने वाला है उस पर चला जाएगा। फिर हमको ये सेशन अच्छा लगा, उसके बाद हम कुछ और करेंगे, कुछ खाना बनाएंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर कुछ लिखेंगे, फिर किसी के साथ कुछ भागीदारी करेंगे। तो हम निरंतर मन में सुख की आशा बनी रहती है। और इस सुख की आशा बने रहने के लिए हम 2 चीज कर रहे हैं। हम सुख का बार बार स्वाद चखना चाहते हैं, जिसे कह रहे हैं आस्वादन। तो मन में 2 क्रियाएं रहती हैं। एक है आशा, सुख की आशा के लिए हम बार बार चयन करते हैं, बार बार कुछ करते हैं। और चयन इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर आस्वादन हो जाए, सुख की हमारे अंदर कुछ सुख की चाहना पूरी हो जाए, सुख को हम चख पाए, सुख के स्वाद को ले पाए। तो मन में 2 क्रियाएं चल रही हैं, चयन, सुख के लिए बार बार कुछ चीज को चूज करना, चयन करना, और उसके साथ साथ चयन होते होते सुख का फिर आस्वादन हो। ये आस्वादन देख सकते हैं कि कई प्रकार के हैं,
है ना, तीन प्रकार के आस्वादन को देख सकते हैं। एक प्रकार का सुख है जो शरीर से आता है ना, उसे कहते हैं रुचि मूलक आस्वादन। जैसे अच्छा गाना सुना, अच्छा रंग देखा, मैंने कुछ आंख से कुछ अच्छा देखा, मैंने कुछ अच्छा चखा, या कुछ संवेदनशीलता मेरे को त्वचा से महसूस हुई। तो जो पांच हमारी संवेदनाएं हैं, जो स्वाद की, ध्वनि की, देखने की, सूंघने की और स्पर्श की, ये जो है, इनके माध्यम से जो भी सुख आता है, ये एक प्रकार का आस्वादन है। ये हम ग्रहण करते हैं, चाय का हो, पानी का हो, जिस हम कुर्सी पर बैठे हैं उसमें अगर गद्दा है या नहीं है, जमीन पर बैठे हैं, या हम अभी गर्मी है कि सर्दी है, कमरे में पंखा चल रहा है कि गर्मी में सर्दी लग रही है, ये प्रकार है। ये सारी चीजें हैं जो शरीर के आधार पर हमको सुख मिलती हैं, रुचियों के आधार पर मिलती है। इन्हें कह रहे हैं हम इन्हें कह रहे हैं हम, जो सुख हमको मिलता है रुचियों के आधार पे या शरीर के आधार पे, तो इसे कह रहे हैं रुचि मूलक आस्वादन। इसी प्रकार से एक और सुख है जिसे हम कह रहे हैं, वो है मूल्य मूलक आस्वादन। दीदी ने भी चार्ट शेयर किया है। तो पांचवें परिवेश में जिसको हम कह रहे हैं मन, और मन के अंदर देख सकते हैं आस्वादन और चयन। तो चयन कर रहे हैं, और आस्वादन तीन प्रकार के हैं। एक है रुचि मूलक, जिसमें हम देख सकते हैं जो शरीर के माध्यम से होता है। एक है मूल्य मूलक, जो भाव के लेवल पे होता है ना। और भाव का लेवल का सुख देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अलग है। तो हम पुस्तक में देखेंगे कि जो भावनात्मक आस्वादन है, उसमें हम मूल्यों का आदान प्रदान, जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, वात्सल्य, गौरव, इन सब का आदान प्रदान हो रहा है। और इनका सुख एक अलग प्रकार का है। आप जैसे देखिए कि मेरे बेटे ने या बेटी ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई या खाना बनाया, और हो सकता है कि वो खाना थोड़ा सा जल गया। उन्होंने रोटी बनाई और रोटी थोड़ी सी जल गई। उस वक्त जो रोटी, जो जली हुई रोटी का स्वाद है, वो देख सकता हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। रुचिमूलक आस्वादन में रोटी का स्वाद ठीक से नहीं है। पर क्योंकि मेरे बेटे बेटी ने मेरे लिए वो प्रयास करके बनाया, मुझे इस बात का सुख मिलता है जो भाव का है, कि उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया। तो भावमूलक आस्वादन और बड़ी घटना है, और रुचि मूलक से उसका सुख का दायरा बड़ा है। इसलिए कुछ रुचि मूलक नहीं मिले पर भाव मूलक मिल गया तो जीवन ज्यादा तृप्त रहता है। पर उसी तरीके से उल्टा कर दे कि मेरा सबसे प्रिय भोजन किसी ने मुझे खिलाया पर बिना भाव के, है ना, उसको बोला लेखा, मुझे वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो। तो ये देख सकते हैं कि मानव के हर इंटरेक्शन में, हर संबंध में भाव का होना अनिवार्य है। भाव नहीं रहता तो हमको रुचि मूलक भी ठीक नहीं लगता। तो भाव का आस्वादन बहुत जरूरी है। और ये भी बहुत जरूरी है कि हर शिशु का, हर बच्चे का, हर युवा का बड़े होते होते भाव के आस्वादन के ऊपर उसका विश्वास ज्यादा बने। उसको भाव बार बार अगर उसके वातावरण में उसको मिलता है तो उसको ये विश्वास बनता है, उसका उसका आस्वादन है, तो उसके लिए हमेशा फ्यूचर में एक रेफरेंस रहता है। तो भावमूलक आस्वादन एक बहुत ही आवश्यक ये है। मूल्यों का आस्वादन जैसे चार्ट में लिखा हुआ है, तो रुचि मूलक है। रुचि मूलक क्षणिक रहता है, उसका सुख बहुत लंबा नहीं रहता। भाव का और लंबा रहता है। पर कई बार संबंधों में रहते हुए भी हमारे संबंध ठीक से बन नहीं पाए हैं, इस और संबंधों की समझ हमें नहीं हुई कि कैसे विश्वास संबंधों में बना रहे, कैसे हमारे अंदर सम्मान बना रहे। क्या करने से मेरे अंदर सम्मान आएगा? गाड़ी खरीदने से सम्मान निरंतर आएगा, बंगला खरीदने से आएगा, पद होने से आएगा, धन होने से आएगा, सुंदर दिखूंगा तो आएगा कुछ। मैं महात्मा गांधी को पढ़ लूं या जीवन विद्या का पढ़ लूं या ओशो को पढ़ लूं या मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ लूं, किस विचार से मुझे सम्मान मिलेगा? तो एक हमारे अंदर जिज्ञासा भी रहती है चीजों को समझने की, उनको जानने की। तो एक और प्रकार का आस्वादन है, वो है समझने का। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी जो सुबह 1 घंटा हम लोग सब उठ के 5 से 6 कर रहे हैं, इसमें ना हमको रुचिमूलक आस्वादन मिल रहा है क्योंकि शरीर की नींद पूरी हुई होगी या नहीं हुई होगी। भाव मूलक मिल थोड़ा मिल रहा होगा, पर हम एक दूसरे को बहुत स्पष्ट रूप में देख भी नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप में से कुछ लोग मुझे देख पा रहे होंगे। पर जो सबसे बड़ा हमको इस वक्त सुख मिल रहा है, वो है समझने का सुख, है ना। और समझने का जो सुख है, और मानव के लक्ष्य की स्पष्टता का सुख, कि मानव में मूलतः लक्ष्य क्या है, ये जो सुख है ये भाव से भी बड़ा है ना। संबंधों में सम्मान कैसा बना रहे, संबंधों में विश्वास कैसा बना रहे, इनके प्रयोजन को जानना, इनके पीछे की दृष्टि और मानसिकता को जाना, इसे एक और प्रकार का आस्वादन कहते हैं, जो है लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो तीन प्रकार के आस्वादनों को हम देख सकते हैं जो मन में हो रहे हैं। वो है रुचि मूलक, वो है मूल्य मूलक, और वो है लक्ष्य मूलक। शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग जो ये होना चाहिए, जो अभिभावक के रूप में और जो माता पिता के रूप में या शिक्षकों के रूप में हम करें, कि रुचि मूलक का वातावरण बहुत अच्छा बना हुआ है। जो बाबूजी ने कहा कि आजकल समाज भौतिकवादी हो गया है, सुविधा संग्रह है ना। और हम देख सकते हैं कि बाबूजी ने कई जगह पे बहुत सारा आया है कि 5 संवेदना और 4 विषयों के आधार पर व्यक्ति हम जीना चाहते हैं। तो रुचिमूलक आस्वादन के आधार पे सुखी होने का जब प्रयास है, ये सारा भ्रमित चेतना का प्रयास है।
हम वास्तविकता को नहीं देख पाते, जीवन की आवश्यकता को नहीं देख पाते, तो हम सिर्फ शरीर की संवेदनाओं से अपने आप को शरीर मानते हुए सुखी करने का प्रयास करते हैं। और ये चलता रहता है पर कभी तृप्त नहीं होता। तो बाबा जी ये कह भी रहे हैं कि भ्रमित मानसिकता में संवेदना से सुखी होने का हमें एक प्रयास रहता है, जो जितना भी हम लंबा कर लें, पर क्योंकि हर संवेदना का सुख क्षणिक है, वो निरंतर नहीं रहता, इसलिए कुछ देर बाद हमको उसको बदलना पड़ता है। हम अपने पसंदीदा खाने को बदलेंगे, पसंदीदा कपड़े को बदलेंगे, मोबाइल को बदलेंगे, गाड़ी को बदलेंगे, कुछ देर बाद हम बोर हो जाएंगे, और इसलिए भोग से ये अति भोग या बहुभोग में जाता है। और बाबा जी ने एक बहुत ही एक लाइन लिखी है जो काफी कठोर है पर ठीक भी लगती है जीवन तक परिचय में, कि मानव ने वस्तुएं जो हैं, आदि मानव और अभी की दृष्टि से देखें तो बाबा जी कह रहे हैं कि वस्तुएं हमारी बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत ज्यादा हो गई, पर मानसिकता में अभी भी यही है। अगर हम आदि मानव और अब तक हमारी मानसिकता में यही है कि हम भी शरीर है सिर्फ, और जीव चेतना पशु चेतना है हमारे अंदर, तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारी मानसिकता वैसे ही जहाँ हजारों साल पहले थी, कि हम शरीर हैं। एक ही फर्क आया है कि आदि मानव को जंगल में उसके पास सुविधाएं कम थी, हमारे पास सुविधाएं ज्यादा हैं। पर मानसिकता में शरीर से सुखी होने का प्रयास अगर अभी भी बना हुआ है, तो मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो पांच संवेदनाएं और चार विषय, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, इन चारों के आधार पे जीना ही एक सिर्फ रुचिमूलक आस्वादन या प्रिय के आधार पे जीना है। पर शिक्षा व्यवस्था में समाज में व्यक्ति के समाज में जीते हुए व्यक्ति को और गहराई की तरफ उसकी स्पष्टता बनती है, तो फिर वो आगे और गहरे सुख जैसे मूल्य और लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। और इसी को आगे देखेंगे तो विचार में फिर दो और क्रियाएं चल रही हैं। इसमें चल रहा है तुलन और विश्लेषण। जब भी हमको कोई सुख मिलता है, तो उसको हम देखते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे मैंने आपको चाय पिलाई, और मैंने आपसे पूछा आपको चाय कैसे, आपको चाय अच्छी लगी या नहीं लगी। आपने कहा अच्छी लगी, ये मन से बात कर रहे हैं, ये है कि हम सुखी हो रहे हैं और हम मन से इसका उत्तर दे रहे हैं कि मुझे आस्वादन मिला। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको चाय अच्छी क्यों लगी, तब आप उसका मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, तब हम उसका विश्लेषण करते हैं। ये हो रहा है विचार में या वृत्ति में, जब हम देख रहे हैं कि अच्छा पत्ती ठीक थी, कि चीनी ठीक था, या मुझे चाय पसंद आई या नहीं आई, या फिर ज्यादा कड़क था या कम कड़क था, ये जो विश्लेषण है, ये हो रहा है विचार में, है ना? तो विचार में हम विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण का आधार है तुलन। तुलन है कि हम किस आधार पे किसी चीज को खोलते हैं, है ना? तो छह प्रकार के तुलन हमको दिखते हैं, है ना? एक है शरीर मूलक है, प्रिय है जो हमारी रुचियां हैं, हित है जो शरीर के आधार पे है, और लाभ है जो लाभ और हानि या सुविधा संग्रह के रूप में है। पर तीन और तुलन है जो जीवन मूलक आधार है, जो ज्ञान से स्पष्ट होता है। वो है न्याय, मानव मानव के बीच में मूल्यों का आदान प्रदान या भागीदारियों का आदान प्रदान, इसे कहते हैं न्याय। फिर धर्म है कि अब प्रकृति में चारों अवस्थाएं बनी हुई है, इन चारों अवस्थाओं में जो व्यवस्था बनी हुई है, इन व्यवस्था को जीते हुए, इन व्यवस्था को बनाए रखते हुए मानव जिए। और सत्य, जो मूल में सबसे जो सूक्ष्म या महाकारण है, या जो वास्तविकता है, कि सारी प्रकृति व्यापक में संपृक्त है, और इस व्यापक में संपृक्त हुए इकाइयां ऊर्जित हैं, क्रियाशील हैं, बल संपन्न है, और हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी की ओर अग्रसर है। ये है सत्य, इसको देख पाना। तो जितना जितना हम शरीर के आगे बढ़ते हैं और जीवन को देखते हैं, तो आस्वादनों में परिवर्तन आता है, हम भाव मूलक और लक्ष्य मूलक में रहते हैं। तुलन का आधार प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की ओर बढ़ता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है, हमारे अंदर जो एक और क्रिया चित्त में घट रही है, जिसका नाम है इच्छा या चित्रण, इसमें भी एक परिवर्तन आता है। इच्छा और चित्रण भी जीवन में जो साढ़े सात क्रिया कल्पनाशीलता में, उसमें सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स या सबसे जो प्रभावशाली क्रिया है, वो इच्छा या चित्रण है। ये बहुत देखना जरूरी है कि हमारे अंदर किस प्रकार के चित्रण बने हुए हैं। इच्छा हमारे अंदर सफलता की है, इच्छा हमारे अंदर सुख की है, पर उसके चित्रण क्या बने हुए हैं जो समाज में हमको मिले हैं, उसके आधार पे जीवन जीता है। तो मानिए जैसे हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, पर सफलता का चित्रण क्या है? इच्छा सफलता की है, पर चित्रण सफलता का होगा कि मेरा रूप बहुत अच्छा हो, या मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, या मैं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाऊं, या मैं समाज में बहुत उपयोगी हो जाऊं, या मैं ज्ञानी हो जाऊं। ये सब अलग अलग चित्रण एक छोटे बच्चे को बड़े होते होते समाज से वो उसमें स्थापित होते हैं, वो वातावरण को देख के ही चित्रण बनाता है। और जो चित्रण हमने बना लिए, उसके बाद उन हम बाध्य हैं उन चित्रणों को जीने के लिए। तो इसलिए सिर्फ विचार से भी काम नहीं चलेगा, हमको जीने में अच्छे चित्रण भी बच्चों को देने होंगे।
अगर एक बच्चा माता पिता या आसपास के लोगों को देखता है कि जो विवाह का संबंध है उसमें जो मूल्य है वो घट नहीं रहे, तो विवाह का उसका चित्रण है वो कमजोर है, उसकी उसकी इच्छा उसके प्रति कमजोर हो जाती है। पर यदि वो सफल विवाह को देखता है जिसमें लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, सार्थक भागीदारी कर पा रहे हैं, परिवार में मूल्यों का भाव हो रहा है, एकाग्रता है, तो फिर उसका जो उसका चित्रण है वो उसके चित्रणों का जो ग्रहण है वो अच्छा होता है। और फिर वो उसको उसकी इच्छा होती है कि मैं भी इस चित्रण को अपनी जिंदगी में जीऊं। उसी प्रकार से जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो में हमने नदियों को देखा, हमने अलग अलग सभ्यताओं को देखा, तो ये इनपुट मेरे विचार में और मेरे चित्रण में आ रहा है। इनको देख देख के मेरे अंदर एक समझ बन रही है, एक स्पष्टता बन रही है। और जितना हमारा चित्रण खुलता है और चौड़ा होता है, उतना ही हमारे जीने का भी जो दायरा है, फैलाव है, वो चौड़ा होता है। तो ये साढ़े चार क्रिया हम ये साढ़े चार क्रिया देख सकते हैं, जिसमें चयन आस्वादन, जिसमें विश्लेषण और आधा तुलन। अभी प्रिय हित लाभ के आधार पे हम जी रहे हैं, न्याय धर्म सत्य के आधार पे भी जीना शुरू नहीं किए। इस पे भी हमारी कामना है पर प्रयास नहीं हुआ है, और इच्छा, इस आधार पे हम जी रहे हैं। साढ़े चार क्रिया में सिर्फ जीना मानव के लिए सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है, क्योंकि इसमें मानने की क्रिया ज्यादा है। जो हमको करना है कि शिक्षा विधि से, अध्ययन विधि से, एक जागृत मानव ने जो लिखा है, जो बाबा जी ने जीवन विद्या के परिचय में लिखा है, कि हमारा ध्यान अस्तित्व की गहरी वास्तविकताओं की ओर जाए, भाव मूलक और लक्ष्य मूलक तक जाए, न्याय धर्म सत्य की समझ में जाए। जब ये होता है तो हम देखते हैं कि हम शरीर मूलक नहीं, जीवन मूलक रह रहे होते हैं। और अध्ययन की प्रक्रिया है कि शिक्षा की प्रक्रिया में हम इन वास्तविकताओं को पढ़ें, इन पर अध्ययन करें, और फिर हमारे अंदर साक्षात्कार, बोध और अनुभव की और गहरी क्रियाएं होती हैं। ये हम में होता है तो जानना पूरा होता है। जानना पूरा होता है तो हमारे चित्रण जो है वो ठीक बनते हैं, हमारे जो तुलन है वो न्याय धर्म सत्य के आधार पर रहता है, और जो हमारा चयन है आस्वादनों का वो भाव मूलक और लक्ष्य मूलक होता है। ये जब घटता है तो शरीर तृप्ति तो बहुत छोटी चीज वो आसानी से हो भी जाती है। पर अगर ये ज्ञान नहीं घटा तो रुचि मूलक में व्यक्ति बार बार अतृप्त रहता है। भाव और लक्ष्य की स्थिरता, स्पष्टता रहती है, स्वयं में उसकी समझ बनी रहती है, तो एक सुख की निरंतरता स्वयं में रहती है, एक तृप्त जीवन फिर जीता है। और इसके आधार पे अभी उसका जो ध्येय हो जाता है वो सिर्फ स्वयं को सुखी करना नहीं होता, वो भी परस्परता में भी परिवार, समाज और प्रकृति को सुखी करने में उसका ध्यान लगता है। अतृप्त जीवन होगा तो स्वयं के सुख के बारे में सोचेगा सिर्फ, तृप्त जीवन होगा तो व्यवस्था में भागीदारी उसकी हो पाएगी। तो जो कल एक बात शुरू हुई थी कि स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी दो क्रम है। स्वयं में व्यवस्था जितना स्थापित होता है, व्यवस्था में भागीदारी में जितना सार्थक वातावरण जीवन को मिल पाता है, उतना ही दोनों आयामों में और स्थिरता से जी पाता है। जी, समय हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ रोकता हूँ। कुछ अगर एक दो बिंदु होंगे, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उस बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे का क्रम कल रखूंगा। जी दीदी, आशा है आज की बात थोड़ी स्पष्टता से आई होगी। जी, कुछ है तो बताइए दीदी। बहुत ही सुंदर दीदी, आज की स्पष्टता तो बहुत अच्छी बनी। बहुत ही बढ़िया। जीवन क्रिया, जो साढ़े चार क्रिया है वो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई भैया। ऐसा लग रहा है यार रुके ही नहीं, चालू रखे। लेकिन आपका वक्त भी हम देखेंगे। जी दीदी, कुछ एक दो कुछ जिज्ञासाएं, प्रश्न होंगे तो बताइएगा। और जैसे मैंने कल कहा था कि अगर पुस्तक में भी कुछ लाइनें या कुछ होंगी, वो मुझे अगर मैसेज द्वारा आ जाती हैं तो मैं उनको कवर करते हुए चला जाऊंगा। अभी जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको बाबा जी ने किया है, उसको मैं थोड़ा स्पष्ट करने का मैंने सोचा था। जी। हेलो। नमस्ते। सभी को नमस्ते। जी, मेरी नमस्ते आवाज आ रही पूर्णिमा है? जी। जी जी, आ रही है। नमस्ते, यार, नमस्ते पूर्णिमा आंटी, नमस्ते। हाँ। हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था कुछ चीजें। एक तो मेरे को ये पूछना था, जैसे हम कुछ सुने हैं, है ना, कुछ देखे, तो स्मरण स्मृति तो भाई वो हो गया, जागृति के बाद हो गई, है ना, स्मृति क्रिया। अभी अभी जो हमें याद रह जाता है, जैसे हम पढ़े हैं या अभी भी पढ़ ही रहे हैं, तो याद रह जाता है, वो स्मरण कहाँ रहता है जीवन में? या वो चित्रण में रहता है? चित्रण में रहता है। मेरे अनुसार तो चित्रण में रहता है, जितना मैं समझा हूँ। कि जो भी अच्छा। सूचनाएं आ रही हैं, जैसे भी जीवन विद्या हम्म। को भी हम पढ़ रहे हैं, और हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि व्यापक है, व्यापक में जड़ और चैतन्य है, जड़ के अंदर दो अवस्थाएं आती हैं, जड़ चेतन मिला के जीव अवस्था ज्ञान। ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सबके सब चित्रण रूप में अभी इच्छा में रहता है। स्मृति हम्म। सारी जो है, स्मरण सारा का सारा इच्छा में रहता
अच्छा, जी तो अभी अभी जैसे मतलब जैसे 8 प्रकार का चित्रण होता है ना? अब जी। भ्रमित अवस्था में वो 8 प्रकार का तो नहीं होता होगा, ऐसा मैं सोच रही थी। 8 प्रकार का चित्रण भ्रमित अवस्था में रहता है। उसमें रूप गुण रहता है, उसमें गणना रहती है, उसमें उसका विस्तार रहता है, काल रहता है। तो हम देखेंगे दीदी, एक्चुअली जो चित्त में रहता है ना, चित्त में 2 प्रकार की चीजें रहती हैं। चित्रण हमेशा परिवर्तनशील चीजों का रहता है और चिंतन हम्म। निरंतर चीजों का रहता है। तो जैसे हम्म। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि क्या सम्मान का चित्रण हम कर पाएंगे, तो सम्मान हम्म। मूल्य का हम चित्रण नहीं कर पाएंगे। पर सम्मान हम्म। मूल्य को दिखाने का तरीका का हम चित्रण कर सकते हैं, जैसे पैर छूना या गले लगना या नमस्ते करना। पर हम्म। सम्मान मूल्य जो है, तो कल्पनाशीलता में एक स्थिति आती है जब हम देखते हैं कि निरंतर चीज साढ़े चार क्रिया में नहीं समाती। पर जो 8 प्रकार के चित्रण हैं, ये हमको अभी हम कर रहे हैं, भ्रमित अवस्था में भी हो रहा है ये। तो भ्रमित अवस्था में जो नहीं हो रहा वो ये है कि जो भी निरंतर चीजें हैं वो चित्रण में नहीं समाती। जैसे सम्मान का मैं कितना भी करूँ, उसका चित्रण नहीं आता है, उसका साक्षात्कार ही होगा। विश्वास का साक्षात्कार होगा। जीवन को मैं परमाणु रूप में ड्रॉ कर सकता हूँ, पर वैसा जीवन एग्जिस्ट नहीं करता। वो 8 प्रकार के चित्रण में उसका काल, गणना, विस्तार, उसकी हाँ लंबाई, हाँ उसकी चौड़ाई, ये सब हाँ। हम कर सकते हैं। तो हम्म। एक बहुत अच्छा एक सूत्र बाबा जी ने दिया है कि निरंतर चीजों का साक्षात्कार होता है, चिंतन होता है, और परिवर्तनशील चीजों का चित्रण होता है। जो हम्म। संवेदनाओं में समाती है उसका चित्रण होता है। जो निरंतर हम्म। वास्तविकता है वो संवेदनाओं में नहीं समा सकती। कल्पनाशीलता उससे अधिक है, इच्छा विचार हाँ। आशा से वो अधिक है, उसका चिंतन होता है। सम्मान का चिंतन होते हुए फिर मैं सही चिंतन करता हूँ कि सम्मान को व्यक्त कैसे करना है, और फिर हम जीते हैं। अगर हम्म। सम्मान का चिंतन नहीं हुआ तो सम्मान के बारे में कुछ मान के मैं चिंतन कर लेता हूँ कि ये करूंगा तो सम्मान मिलेगा या दे पाऊंगा। पर वो लंबे समय तक नहीं चलता। पर 8 प्रकार के चित्रण तो अभी हम कर रहे हैं। ये सारे के सारे अभी हम भ्रमित अवस्था में भी कर रहे हाँ। लेकिन पूरा पूरा नहीं कर पाते होंगे ना? जैसे रूप भी हैं। पूरा पूरा कहाँ दिखता आँख से, हाँ, है ना? रूप भी हम देखेंगे हाँ आंख से, बिल्कुल। तो उसमें एक जो उसकी वास्तविकता है, इकाई की वास्तविकता, वो हम पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैं अभी, मेरा हाथ भी है, मैं इस भाग को देख रहा हूँ, आप इस भाग को देख रहे हो। पर हाँ ये चित्रण क्रिया में मैंने अनुमान लगा लिया कि जैसे मैंने इस पेन को ऐसे रखा है, तो ये पेन का भी मैं ये वाला टिप नहीं देख पा रहा। पर जब मैं हाँ इसको हाँ पकड़ रहा हूँ तो मेरे चित्रण क्रिया में ये अनुमान है कि कितना लंबा है हाँ। और मेरा हाथ वहां तक पहुंच रहा है। तो हम्म। रूप रूप का आधा भाग आंख से आता है, आधा भाग चित्रण क्रिया में जीवन उसको खुद बनाता है कि उसकी लंबाई हम्म। चौड़ाई के अनुसार। तो फिर मैं पेन को आराम से लिखते टाइम, करते टाइम ऐसे में पकड़ पाता हूँ, ये ऐसे करके। हम्म। तो किसी भी चीज का जैसे कुछ ये भी होगा, डब्बा है जैसे, तो इसका ये वाला पार्ट में दिख रहा हूँ, ये वाला नहीं दिख रहा, ये आपको दिख रहा है, हम्म। ये वाला मुझे दिख रहा है। तो हाँ। जब मैं इसके अराउंड हाथ लगा रहा हूँ, तो चित्रण क्रिया में एक अनुमान है कि इसका लिए लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी है, और मेरा हाथ उस हिसाब से इसके आ रहा है। तो आधा आकार रूप में बन रहा है, आधा उसका जो स्ट्रक्चर है वो जीवन में चित्रण क्रिया में बन रहा है। तो ये हम्म। जो चित्रण क्रिया में 8 प्रकार के चित्रण है, ये तो अभी हम कर रहे हैं, ये हम सब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम्म। परिवर्तनशील चीजों का चित्रण हम अच्छे से कर पा रहे हैं, इसलिए हम जी पा रहे हैं, बॉटल को पकड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्पेस रॉकेट बना दिया, ये कर दिया। निरंतर चीजों का चित्रण नहीं होता, उनका सिर्फ चिंतन होता है, वो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। जी तो अभी अभी भ्रमित अवस्था में जैसे मान लीजिए सम्मान है, कृतज्ञता है, जो हम महसूस करते हैं भावों को, है ना? वो जी। फिर अभी कहाँ रहता है? वो अभी उनको हमने उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है, पर घटनाओं वश हमको मिल जाता है। जैसे आपकी मेरी अच्छी बात हुई, मैंने आपसे अच्छे से बात की, हाँ आपने मुझे अच्छे से बात की। तो कुछ हाँ घटनाएं योग संयोग वश हमको मूल्यों का भी भास हो रहा है। तो जो हाँ। मूल्यों, जो हमारे ऊपर 5.5 क्रियाओं में जो मूल्य एग्जिस्ट करते हैं, जो उन जिनको हम हम्म। आगे जाके पूरा समझेंगे। पर अभी कुछ घटना या कोइंसिडेंस वश उनका मुझे भास होता है, पर इसलिए वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि आपकी मेरी अभी अच्छी हम्म। बात हुई तो विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता महसूस हो रही है। कल ठीक से बात हम्म। नहीं कर पाए तो फिर वो मूल्य गायब हो जा रहे हैं। तो अभी उनका हमको भास हो रहा है, फिर आभास मतलब उनको हम और समझ पा रहे हैं। फिर फाइनली हम्म। साक्षात्कार जब होना शुरू होता है, तब मूल्य हमारे अंदर स्थिर होते हैं, अनुभव में फिर हमारे अंदर वो स्थापित हो जाते हैं। तो वो ऊपर की क्रियाओं में ही हम वो योग्यता है उन मूल्यों को समझने की। पर मूल्य तो हमारे पांचों परिवेशों में है। तो जैसे हम जब पढ़ेंगे मनोविज्ञान में 122 आचरण, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम्म। सारे मूल्य जो हैं वो अलग अलग परिवेशों में हैं। पर उनका देख पाना साक्षात्कार बोध से होता है। उनका देख पाना अभी हम साढ़े चार क्रिया से उनको अपने अंदर नहीं पहचान पाए। तो रहते हैं वो सारे पांचों परिवेशों में, पर उनको देखने की योग्यता साक्षात्कार और बोध वाली क्रियाओं में है। मन वृत्ति में वो नहीं है। जी। हम्म। मैं स्पष्ट कर पाई दीदी, आप जो पूछ रहे थे? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी मंजू दीदी, नमस्ते भैया। जी मैं तो आ, उपलब्ध हूँ, पर समय का आप देख लीजिए जी, जैसे हाँ, बताएं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जीवन क्रिया को पूरा करवा दीजिएगा।
क्योंकि काफी अच्छे से समझ में आया आज, तो पूरी क्रिया हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दीदी, मैं इसके साथ चल रहा हूँ पुस्तक के। तो कल जो जीवन क्रिया है उसके साथ साथ कुछ और जो सूचना है पुस्तक में, उसको मैं कल पूरी करने का प्रयास करता हूँ। जी धन्यवाद भैया। जी। मैंने जब एक जी चैट जी चैट जी बॉक्स में एक प्रश्न आया है, वो कल भैया हम जी, क्या प्रश्न दीदी, मैं देख नहीं पाया। इसमें तो नहीं दिख रहा मेरे को। राष्ट्रता कैसे बनती है? हाँ, जय दीदी, आपकी आवाज कट गई, फिर से बताएंगे प्रश्न क्या है। विचारों में स्पष्टता कैसे बनती विचार में है? स्पष्टता कैसे बनती है, ठीक है। जी, ठीक। कर लेंगे भैया हम। ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, समय भी हो गया होगा आज। ठीक। जी जी। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। ठीक है दीदी, सभी को धन्यवाद। जैसे दीदी ने बोला कि क्रियाएं स्पष्ट होनी चाहिए, तो सभी का यही मन कर रहा है। तो अपेक्षा है कल ऐसी स्पष्टता होगी, और आज का बिल्कुल दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं भैया। जी। आप धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।